वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 9th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी अपने जस्ट पीछे वाले लेक्चर में सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन के बारे में। हमने वहां पर बस ये देखा था, एक याद करने का तरीका कि अगर हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अलग अलग लिंक को फिक्स करें, मतलब क्रैंक हमारे पास सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कितने पार्ट थे? 4। पहला सिलेंडर था विच वॉज फिक्स्ड। अगर हम क्रैंक को फिक्स कर दें, अगर हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दें और अगर हम सिलेंडर को फिक्स कर दें, ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज थी। अगर आप देखो तो वहां पे हमने ये देखा था स्लाइडर को हमने पिस्टन से चेंज कर दिया था। तो यहां पे हम स्लाइडर को हटा देते हैं। तो यहां पे इसकी जगह अगर हम पिस्टन लगा दें और पिस्टन को सिलेंडर के अंदर इंसर्ट करा दिया, तो ये हमारा हो गया पिस्टन। तो देखिए यहां पे कितने एलिमेंट थे हमारे पास? यहां पर हमारे पास 4 एलिमेंट थे, ठीक है। 4 एलिमेंट कौन कौन से? एक क्रैंक, दूसरा कनेक्टिंग रॉड, तीसरा पिस्टन और चौथा सिलेंडर, ठीक है। तो अगर हम 4 एलिमेंट को बारी बारी से फिक्स करेंगे तो हर एक लिंक को फिक्स करने के बाद एक अलग मैकेनिज्म मिलेगी। मतलब एक लिंक को फिक्स करूंगा, एक मैकेनिज्म मिलेगी, दूसरी लिंक को फिक्स करूंगा, दूसरी मैकेनिज्म मिलेगी, तीसरी लिंक को फिक्स करूंगा, तीसरा इन्वर्जन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कितने इन्वर्जन पॉसिबल हमारे पास? अगर हर बार एक लिंक को फिक्स करने पर हमें कोई मैकेनिज्म मिलती है तो उस लिंक को फिक्स करने के बाद जो मैकेनिज्म मिली, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं 4, ठीक है। कितने भी इन्वर्जन आपको पता करने हो तो इन्वर्जन पता करने का तरीका यह होता है, आप उसमें देख लो कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, ठीक है। तो किसी भी मैकेनिज्म की जो इन्वर्जन होगा, किसी भी मैकेनिज्म का इन्वर्जन उसके नंबर ऑफ लिंक्स को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा या उसके नंबर ऑफ लिंक्स से ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा इन्वर्जन का जो संख्या होगा, इन्वर्जन का जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ लिंक्स के बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, लेकिन कभी भी नंबर ऑफ लिंक से ज्यादा नहीं होगा। मतलब जैसे सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में हमारे पास 4 लिंक है तो हमें ज्यादा से ज्यादा कितने इन्वर्जन मिल सकते हैं? 4 इन्वर्जन। मतलब एक बार जब हम सिलेंडर को फिक्स करें, एक बार क्रैंक को फिक्स करें, एक बार कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करें, एक बार पिस्टन को फिक्स करें, तो 4 ही बार तो फिक्स कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 4 इन्वर्जन मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो मशीन है इनपुट है आउटपुट है, मतलब मशीन में आईसी इंजन, इनपुट में अगर हम पिस्टन है तो आउटपुट में हमें क्रैंक मिलता है, ठीक है। ये हम पीछे वाली चीज को देख रहे हैं, जो हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर रहे हैं यहां पे। जो हमने अपनी पीछे वाली मैकेनिज्म को देखा था, अगर तो रोटेरी आईसी इंजन, जो हमारे पास आईसी इंजन मैकेनिज्म, जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिल रहा था, वो हमें कब मिल रहा था? जब इनपुट पे हमारा पिस्टन था और आउटपुट पे हमारा क्रैंक रोटेट कर रहा था, ठीक है। और रेसिप्रोकेटिंग कब मिल रहा था? कंप्रेसर, जब क्रैंक को रोटेट करा रहे थे और पिस्टन हमारा जाके गैसेस को दबा रहा था। इतना क्लियर है? ये हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं लिंक टू। अगर हम क्रैंक को फिक्स कर दें तो क्रैंक को फिक्स करने का मतलब हुआ हमें कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी? विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म काम कैसे करती है देखते हैं इसको। इसमें 2 एंगल आएंगे, थीटा को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल और बीटा को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। अब ये क्या है, इनको हम देखते हैं। देखिए हमने किसको फिक्स किया हुआ है? क्रैंक। इसमें आप देख के बता सकते हो कि हमारा क्रैंक क्या है। ये हमारा बेसिक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म था, ठीक है।
ये था हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब इसी में हमें बारी बारी से अलग अलग लिंक को फिक्स करना है। तो इसमें अगर मैं क्रैंक को फिक्स करूं तो आपको क्रैंक दिखाई दे रहा है। क्रैंक कौन सी लिंक है? यहां पे आपको क्रैंक दिखाई दे रहा है। क्रैंक कौन सी लिंक है? सर लिंक नंबर 2 इज अ क्रैंक। तो अगर मैं क्रैंक को फिक्स करूं, देखिए लिंक नंबर 2 को मैंने फिक्स कर दिया। अगर हम लिंक नंबर 2 को फिक्स करें और बाकी सारी चीजों को ओपन कर दें, मतलब सिर्फ हमने लिंक नंबर 2 को इस बार फिक्स किया है, बाकी सारी लिंक मूव कर सकती है, लेकिन ये लिंक नंबर 2 यहां पर अब हिल भी नहीं सकती, क्योंकि इस बार हमने लिंक नंबर 2 को फिक्स कर दिया, रोक दिया। तो कौन सी मैकेनिज्म पॉसिबल होगी? देखिए आप क्या करिए, अभी ये चीज आपको फील नहीं हो रहा है, तो इसको आप 90 डिग्री ऐसे घुमा लीजिए, इसको इस तरीके से घुमा लीजिए, तो ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी। अगर हम इसको 90 डिग्री से ऐसे घुमा लें तो ये लिंक अब हमें दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से, जिसमें लिंक नंबर 2 को हमने फिक्स कर रखा है। अब ये मूव कैसे कर रही होगी? देखिए बगल में, देखिए इसको समझने के लिए हम साइड में जो फिगर लगा हुआ है हम उसको देखते हैं। देखिए तो ये लिंक नंबर 2 जो है, ये लिंक नंबर 2, ये है यहां पर लिंक नंबर 2 क्रैंक, जिसको हमने फिक्स कर रखा है। क्लियर है? ये लिंक नंबर 3 हमारा क्या था? ये लिंक नंबर 3 था हमारा कपलिंग रॉड। लिंक नंबर 3 हमारा क्या था? लिंक नंबर 3 था कपलिंग रॉड, जो क्रैंक और स्लाइडर को, जो क्रैंक और स्लाइडर को कनेक्ट कर रहा था। आप इसको कनेक्टिंग रॉड बोलो या कपलर रॉड बोलो, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है, तो ये कनेक्टिंग रॉड, इस पे ये स्लाइडर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब इस कनेक्टिंग रॉड को घुमाएंगे, ध्यान से देखिएगा इस मैकेनिज्म को, कनेक्टिंग रॉड को जब हम घुमाएंगे यहां पर, तो कनेक्टिंग रॉड के साथ क्या लगा हुआ है? कनेक्टिंग रॉड के साथ लगा हुआ है स्लाइडर, और यहां पर है टर्निंग पेयर। तो जब हम लिंक नंबर 3 को घुमाएंगे तो ये जो स्लाइडर है ये एक सर्कल में ही तो रोटेट करेगा। पॉइंट बी को आप देखो, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट बी कैसे रोटेट कर रहा होगा? एक सर्कल में ही तो घूमेगा। पॉइंट बी एक सर्कल में ही घूमेगा। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट बी एक सर्कल में ही तो घूम रहा होगा। ये स्लाइडर जो है एक सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा होगा, क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज है। हिंज मतलब उसके अबाउट टर्न कर सकता है, ठीक है। और जब ये टर्न करेगा, तो ध्यान से देखिए, ये वाली जो रॉड है, जो हमारी इनिशियली यहां पे लिंक नंबर 1 थी, पहले लिंक नंबर 1 को फिक्स किया था तो हमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिल रहा था। अब लिंक नंबर 1 को हटाकर हमने लिंक नंबर 2 को फिक्स कर दिया, तो अगर लिंक नंबर 2 को फिक्स करेंगे तो लिंक नंबर 1 फ्री हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। तो यहां पे आजाद हो गई। तो जैसे जैसे ये स्लाइडर, जब हम लिंक नंबर 3 को घुमाएंगे तो स्लाइडर भी तो रोटेट करेगा, और स्लाइडर रोटेट करेगा तो ये लिंक भी तो हमारी घूमेगी साथ। दिखाई दे रहा है आपको? और इस पॉइंट के अबाउट लिंक नंबर 4 को हमने क्या कर रखा है? हिंज कर रखा है। हिंज का, जब मैं हिंज शब्द बोलूं, हिंज का मतलब होता है पिन ज्वाइंट। जैसे आपके दरवाजे पे, आप जो दरवाजे को खोलते हो, आपने खींचा तो वहां पे कुंजी जहां लगी होती है, दरवाजे का एंड पॉइंट होता है, वहां पर कैसा हिंज होता है या पिन ज्वाइंट होता है, जिसके अबाउट कोई चीज रोटेट कर सके, ठीक है। उस पॉइंट के अबाउट हमारी चीज घूम सकती है, क्योंकि उसके अबाउट टॉर्क मिलता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? लिंक नंबर 4 इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, मतलब ये रोटेट कर रही होगी कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही होगी। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं? देखिए, आपने शेपिंग या प्लेनिंग में सुना होगा। जब शेपिंग या प्लेनिंग, ये प्रोडक्शन का टॉपिक है, जब किसी वर्कपीस पर आप शेपिंग या प्लेनिंग ऑपरेशन करते हो तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। सुना होगा आपने। कैसे करते हैं? ध्यान से देखिए। अब ये वाली जो लिंक नंबर 1 है, ये इसका मोशन कैसे हो रहा होगा? इस लिंक नंबर 1 का मोशन कैसे हो रहा होगा? ये लिंक नंबर 1 कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। और जब ये स्लाइडर यहां पर होगा, ध्यान से देखिए, जब ये वाला पॉइंट बी यहां पर पहुंच चुका होगा,
जब यहां पहुंच चुका होगा तो उस वक्त हमारा ये वाली जो रॉड है सबसे आगे निकल गई होगी। हमने क्या किया है, इस लिंक नंबर 1 से एक रॉड अटैच कर दी और यहां पे हमने लगा दिया है अपना टूल। उस टूल को आप मशीनिंग टूल भी बोल सकते हो, ठीक है, उस लिंक को आप मशीनिंग टूल बोल सकते हो। मतलब जैसे जैसे ये चीज हमारी रोटेट करेगी तो लिंक 1 इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। देखिए लिंक 1 हमारा इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, मतलब एक बार ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा है और एक बार ये यही वाला पॉइंट, अगर इस पॉइंट को आप देखो, एक बार ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा है और फिर जब घूमेगा तो यही वाला पॉइंट किधर जा रहा है, आगे आ रहा है। और इस एंड पॉइंट से हमने यहां कनेक्ट कर दिया एक टूल। तो जैसे जैसे ये चीज घूमेगा तो वैसे वैसे हमारा ये वाला पॉइंट एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा, एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार वापस से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आप फिगर को देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि ये फिगर है ही कॉम्प्लेक्स टाइप का, बट हमें फिगर को देख के डरना नहीं है, ठीक। हमको समझना है बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि काम क्या हो रहा है, दैट्स इट। देखिए ये है पोजीशन जब यहां से बी ने घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां बी ने घूमना स्टार्ट किया। लेट्स से ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है ऐसे, तो बी की पोजीशन यहां पर है, कभी फिर यहां पर है, फिर कभी यहां पर है, फिर कभी यहां पर है, यहां पर है, और एक पोजीशन आएगी कि जब ये बी हमारा यहां पे पहुंच चुका होगा, बी घूमते घूमते यहां पहुंच चुका होगा, ठीक है। और जब बी हमारा यहां पहुंच चुका होगा तो लिंक 1 भी तो रोटेट कर रही है साथ में, इस पॉइंट के अबाउट लिंक 1 भी तो रोटेट कर रही है ऐसे। और लिंक 1 के एंडिंग पॉइंट से हमने यहां क्या जोड़ा हुआ है, यहां पे हमने एक रॉड जोड़ी और उससे जोड़ दिया है हमने टूल, जिसको आप मशीनिंग टूल बोल सकते हो। तो जब पॉइंट बी पीछे आएगा तो आप देखिए ये वाला एंड किधर जा रहा है, जब ये वाला पॉइंट बी पीछे जा रहा है, दिस इज पॉइंट बी और दिस इज आवर एंड पॉइंट। तो जब पॉइंट बी पीछे आ रहा है तो ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, आगे जा रहा है। और अगर ये वाला पॉइंट आगे जाएगा तो यहां पे लगा हुआ है टूल, तो टूल भी तो आगे मूव करेगा। और घूमते घूमते जब कंप्लीट रोटेशन, देखिए ये पॉइंट बी है, ये गया पीछे, जब पॉइंट बी पीछे आया तो टूल गया आगे, और जब फिर ये रोटेट करते करते आगे जाएगा तो हमारा टूल जो है ये पीछे की तरफ आएगा। तो आप यहां पे बस ये समझ पा रहे हो कि इसके रोटेट करने की वजह से हमने इसके एंड पॉइंट पे जो टूल को अटैच किया है, जिसकी वजह से टूल एक बार आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो इस टूल के अगर आगे आपको यहां पे वर्क पीस रख दो तो क्या टूल उसकी कटिंग नहीं करेगा? जब आगे जाएगा टूल के आगे आपने कोई भी धार वाली चीज लगा दी तो क्या करेगा, टूल वर्क पीस को कट करेगा, फिर वापस पीछे आएगा, फिर कट करेगा, फिर वापस पीछे आएगा। तो यही प्रोसेस होता है हमारा शेपिंग या प्लेनिंग में। तो विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई होगी। बस आपको एक बेसिक आइडिया लेना है कि अगर हम क्रैंक को फिक्स कर दें तो कनेक्टिंग रॉड हमारी रोटेट करेगी। कनेक्टिंग रॉड के रोटेट करने की वजह से जो हमारा लिंक 1 है उसके एंड पॉइंट से हमने कनेक्ट किया है, लिंक 1 के हमने एंड पॉइंट से कनेक्ट किया है क्या, टूल आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, जिसकी वजह से हमारी मशीनिंग या शेपिंग की प्रोसेसिंग हो पाती है। इतना पॉइंट क्लियर है? अब देखिए जब क्रैंक को हम फिक्स करते हैं, क्रैंक इज फिक्स्ड एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट लिंक। क्रैंक जो हमारा क्रैंक होता है, क्रैंक को हम क्या बोलते हैं कि ये 360 डिग्री कंप्लीट रोटेट कर रहा होगा, उसी को तो हम बोलते हैं क्रैंक हमारा 360 डिग्री कंप्लीट रोटेट कर रहा होगा, इसी को तो हम क्रैंक बोलते हैं। एंड दैट इज शॉर्टेस्ट लिंक ऑफ मैकेनिज्म। देयर इज नट बोल्ट अरेंजमेंट एट O टू कंट्रोल द लेंथ OC। स्ट्रोक लेंथ है R1 R2, CC डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OC। देखिए ये पूरा डेरिवेशन का पार्ट है जो आपके SSC JEE में नहीं आने वाला। आपको बस इसका फॉर्मूला देखना है और हमें बेसिक देखना था कि विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म काम कैसे करता है, ठीक है। हमें बस ये देखना था कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो हमारी विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है ये काम कैसे करती है। तो हमने प्रोसेसिंग देख ली, उसके बाद आपको मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे ले चलता हूं।
फॉर्मूला क्या है, आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दैट टाइम ऑफ कटिंग डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई बीटा। ठीक है, टाइम ऑफ कटिंग डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई बीटा। अब ये थीटा और बीटा क्या है, और यहां पे सर थीटा प्लस बीटा मिलके ये 360 डिग्री कैसे हो जा रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी समझ में आएगा। पहले हम इस चीज को पढ़ते हैं। देखिए, इन विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म देयर इज ओनली वन पैरामीटर टू कंट्रोल स्ट्रोक लेंथ। हमारे हाथ में सिर्फ एक पैरामीटर होता है, और वो पैरामीटर क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल स्ट्रोक प्रिसाइसली एज कंपेयर टू द क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ही पैरामीटर होता है कंट्रोल करने के लिए, जो है स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, इसलिए इसकी ऑपरेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कंपेयर टू एक और मैकेनिज्म होती है स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी आप इस चीज को समझिए, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम सॉल्व भी करेंगे, आप खुद देखोगे कितने इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखिए, अब यहां पे देखिए आप कि सर ये इस फिगर में आपने ये जो थीटा और बीटा है ये कुछ समझ नहीं आया, ये जो थीटा और बीटा है ये समझ नहीं आ रहा, जरा समझाओ है क्या। तो देखिए, समझिए यहां से थीटा और बीटा है क्या। देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ओ ए बाई ए बी। कॉस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाई ए बी। देखिए, दिस एंगल, देखिए इसी फिगर में देखिएगा, दिस कंप्लीट एंगल इज, ठीक है, मैं थोड़ा अलग कलर से बना रहा हूं, आप अपनी नोट्स में ही ऊपर से इसको लिख लीजिएगा इस तरीके से, एंड दिस एंगल इज, अब ये थीटा और बीटा में हो क्या रहा है, इस बात को समझिए आप, कि जब हमारा टूल आगे जा रहा है, जब हमारा टूल आगे जा रहा है, देखिए आगे कैसे जाएगा, जब हमारा पॉइंट बी सबसे ज्यादा पीछे होगा और सबसे ज्यादा आगे होगा, उसी के बीच ही तो कटिंग हो रही है। इस पॉइंट को समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, आप बोलोगे सर कि ये जो टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक है, मतलब जब हमारा टूल आगे की तरफ जाएगा तब हमारा होगा कटिंग, तभी तो कटिंग पॉसिबल है, क्योंकि जब टूल आगे जाएगा तभी तो वो वर्क पीस को काटेगा, और जब टूल पीछे आएगा तो वर्क पीस पर क्या करेगा, रिटर्न लेगा, रिटर्न स्ट्रोक लेगा। तो आगे जाएगा तो कटिंग स्ट्रोक होगा, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, पीछे आएगा तो रिटर्न स्ट्रोक होगा। मतलब आगे जाएगा तो कटिंग होगी और पीछे आएगा तो रिटर्न होगा। इतना क्लियर है? अब देखिए, जब वो आगे जा रहा है तभी तो कटिंग पॉसिबल है, तभी तो कटिंग हो पा रही है। तो जब वो आगे जा रहा है तो वो कितना एंगल रोटेट कर रहा है, जब हमारा टूल आगे जा रहा है तो वो कितना एंगल रोटेट कर रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। जब हमारा टूल आगे जा रहा है तो उसने कितना एंगल कवर किया, टूल हमारा यहां से, इस पोजीशन से लेट से यहां तक आ रहा है, ठीक है, तो कितना एंगल घुमा देखते हैं। तो टूल आगे जा रहा होगा, टूल आगे जा रहा होगा, कब जा रहा होगा, जब ये लिंक आपको, जो ये वाली लिंक है, लिंक नंबर 5, जब ये भी आगे जा रही होगी, दिखाई दे रहा है, जब लिंक 5 आगे जा रही होगी, जब लिंक 5 आगे जा रही होगी, लिंक 5 जब आगे जा रही होगी तभी तो टूल आगे जा रहा होगा। और लिंक 5 आगे कब जा रही होगी, ध्यान से देख के बताइए, लिंक 5 आगे कब जा रही होगी, जब ये वाला पॉइंट बी हमारा पीछे जा रहा होगा। क्लियर है? टूल आगे कब जा रहा होगा, देखिए सबसे पहली चीज, कटिंग कब परफॉर्म हो रही होगी, कटिंग ऑपरेशन तभी हो रहा होगा जब टूल हमारा आगे जा रहा होगा।
टूल आगे कब जा रहा होगा? जब लिंक 5 भी आगे जा रही होगी। लिंक 5 किससे कनेक्टेड है? लिंक नंबर 1 से। और लिंक 5 आगे कभी जा रही होगी? जब लिंक नंबर 1 हमारी पीछे जा रही होगी। क्लियर है? तभी तो कटिंग परफॉर्म हो रही है। तो लिंक नंबर 1 हमारी पीछे जा रही है, तो टोटल एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ? देखिए, यहां से हमारा लिंक रोटेट करना चालू करेगा, ठीक है, और कहां तक जाएगा? ये रोटेट करता हुआ यहां तक जाएगा। तो कितना एंगल उसने कवर किया? यहां से लेकर, देखिए इस वाले एंगल को ही तो हम लेते हैं कि उसने क्रैंक पे कितना एंगल बनाया हुआ है। तो यहां से वो रोटेट करना चालू करेगा और रोटेट करते 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 यहां तक पहुंचेगा। यहां पहुंच गया, उसके बाद वापस फिर वो आगे की तरफ घूमेगा। हमारा ये पॉइंट बी किधर जाएगा? आगे जाएगा, और पॉइंट बी आगे जाएगा तो हमारा टूल अब पीछे आना चालू करेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो कटिंग किस में परफॉर्म हो रही है? थीटा वाले एंगल में। मतलब थीटा वाले एंगल में क्या परफॉर्म हो रही है? कटिंग। और बीटा वाले एंगल में क्या हो रहा है? बीटा वाले एंगल में वो रिटर्न स्ट्रोक ले रहा है। थीटा वाले एंगल में कटिंग पॉसिबल है और बीटा वाले एंगल में वो रिटर्न स्ट्रोक ले रहा है। और आपको दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पे देखिए, अगर इसको मैंने थीटा बोला, इसको मैंने थीटा बोला और इसको मैंने बीटा बोला, तो आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है पॉइंट? आपको यहां से दिखाई दे रहा है दैट थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पे मैंने जो चीज लिखी है, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, दैट थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये पॉइंट समझ में आ गया। इन दोनों का सम, थीटा वाले में क्या हो रही है? कटिंग हो रही है आगे, मतलब टूल हमारा आगे की तरफ जा रहा है। और बीटा वाले में क्या हो रहा है? बीटा वाले में वो रिटर्न स्ट्रोक ले रहा है। रिटर्न स्ट्रोक ले रहा है मतलब टूल हमारा पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, टूल इसमें हमारा आगे जा रहा है, इसमें हमारा टूल पीछे आ रहा है। और दोनों मिलके कितना एंगल बना रहे हैं? एक पॉइंट पे, दोनों मिलके एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बना। इसलिए देखिए यहां पे लिखा है टाइम ऑफ कटिंग। तो कटिंग के वक्त टूल आगे जा रहा है, टूल आगे जा रहा है, तो जो लिंक थी हमारी 1, वो कितना एंगल पीछे कवर की? उसने बीटा। तो कटिंग के वक्त थीटा एंगल कवर हो रहा है और रिटर्न के वक्त बीटा एंगल कवर हो रहा है। इसलिए टाइम ऑफ कटिंग, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, अनुपात निकालूं, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ कटिंग डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, मतलब जितने समय में कटिंग हो रही है बटे जितने समय में वो वापस आ रहा है। टाइम ऑफ कटिंग मतलब जितने समय में वो आगे जा रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिटर्न मतलब जितने समय में वो पीछे आ रहा है। इन दोनों समय का अनुपात कितना हो गया? थीटा बाई बीटा। अब देखिए, आप बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया, कहां से आ गया? कॉस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ओ ए बाई ए बी, कहां से आया? देखिए इसको मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। जरा इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ओ बी डैश ए। आप यहां पे देखिए ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहां पर बनाया है। क्या है यहां पर? ये है O, ये है A और ये है B डैश। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना था? ध्यान से देखिएगा, ये कंप्लीट एंगल कितना था? बीटा था। बीटा में ही तो रिटर्न हो रहा है, और थीटा में कितना हो रहा था? ये वाला एंगल कितना था? ये वाला एंगल था थीटा। ठीक है, अगेन इस पूरे को मैंने बोला, इस पूरे एंगल को अगर मैं बीटा बोल रहा हूं और बीच में एक लाइन खड़ी है, तो अगर ये पूरा बीटा है तो क्या ये बीटा बाई 2 और ये बीटा बाई 2 नहीं हो जाएगा? आधा आधा।
अगर इस पूरे कंप्लीट एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूं और बीच में एक लाइन खड़ी कर दूं जो उसको बराबर बराबर भागों में बांटे, तो क्या दोनों आधे आधे नहीं हो जाएंगे? बीटा बाई टू, बीटा बाई टू, बिल्कुल हो जाएंगे। तो देखिए ये वाला एंगल यहां पर कितना हो जाएगा? बीटा बाई टू। ठीक है, अब इस ट्रायंगल, इस समकोण त्रिभुज में, ठीक है, इस ट्रायंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, आप कॉस बीटा बाई टू लगाइए तो आप क्या बोलोगे कि सर कॉस बीटा बाई टू क्या होता है? कॉस बीटा बाई टू होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यही होता है। कॉस बीटा बाई टू इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, कॉस बीटा बाई टू इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो देखिए बीटा बाई टू किस एंगल पे बना है? OA पे बना है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा? OA। और कर्ण कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी भुजा AB। क्लियर है? यहां पे देखिए आपको यही चीज दिखाई दे रही है, cos बीटा बाई टू इज इक्वल टू AB। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसने, यहां पे मैंने AB डैश लिखा है, इसने B लिखा है, वो B की ही तो पोजीशन है। अगर यहां से आप एक सर्कल ड्रॉ करो तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम ही तो है, तो चाहे आप AB बोलो या AB डैश बोलो, दोनों बराबर है। अगर यहां से देखो आप एक सर्कल खिंच रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो यहां पे AB इज इक्वल टू AB डैश ही तो होगा, क्योंकि एक सर्कल में आप चाहे यहां से यहां पे जाओ या यहां पे जाओ या यहां पे जाओ, सभी क्या होती हैं? रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि यहां पे cos बीटा बाई टू इज इक्वल टू OA डिवाइडेड बाई AB डैश कहां से आया। अब आपको स्ट्रोक लेंथ का फॉर्मूला याद रखना है, R1 R2, मतलब स्ट्रोक कब स्ट्रोक हो रहा है? जहां से हमारे टूल ने चलना चालू किया। कहां तक जा रहा है? जब तक उसकी कटिंग नहीं पॉसिबल है, मतलब टूल कितना मैक्सिमम पीछे है और कितना मैक्सिमम आगे जा रहा है, उसी को हम बोलेंगे स्ट्रोक। मतलब इस वाले फिगर में cos बीटा बाई टू, इस वाले जरा फिगर में देखिएगा, अगर मैंने बोला कि मेरा टूल लेट से यहां से चलना चालू कर रहा है और वो मैक्सिमम यहां तक जा रहा है, ठीक है, तो यही मेरी हो जाएगी स्ट्रोक लेंथ R1 R2। मतलब R1 R2 को मैं यहां पे क्या बोलूंगा? यहां पर मैं R1 R2 को क्या बोलूंगा? ये है मेरा स्ट्रोक, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि टूल हमारा कितना मूव किया, मतलब कहां पे था और कहां मैक्सिमम पहुंच गया। ठीक है, कितना मैक्सिमम आगे जा सकता है अपनी पोजीशन से, तो वही होता है उसने इतना स्ट्रोक लिया। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, तो स्ट्रोक लेंथ का फॉर्मूला होता है R1 R2 और C डैश C होता है 2 टाइम्स ऑफ OC। ठीक है, C डैश क्या है? C डैश क्या है? ये है C डैश, दिस इज पॉइंट C डैश और C ये है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ OC, अगर OC का हम दुगना कर देंगे तो हमें C डैश मिल जाएगा। तो टोटल आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि स्ट्रोक लेंथ कितनी होती है? R1 R2। ठीक है, इसमें नट बोल्ट अरेंजमेंट का यूज करते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। और cos बीटा बाई टू की वैल्यू क्या होती है? cos बीटा बाई टू इज इक्वल टू OA बाई AB। आपसे अगर पूछे कि क्विक रिटर्न रेशियो बताओ, आपसे अगर बोले क्विक रिटर्न रेशियो बताओ, तो ये होता है क्विक रिटर्न रेशियो का फॉर्मूला, टाइम ऑफ कटिंग डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू थीटा बाई। पॉइंट क्लियर है? हम बढ़ते हैं आगे। द विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड इन अ स्लाइडर क्रैंक चेन। कब बनती है? हमने किसको फिक्स किया? हमने फिक्स किया किसको? आप बता सकते हो, जब हमने क्रैंक को फिक्स किया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? लॉन्गेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, कपलर लिंक इज फिक्स्ड। नहीं, हमने किसको फिक्स किया है? क्रैंक को। मीन्स द शॉर्टेस्ट लिंक इज। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिंक 2 इज फिक्स्ड। हमने जब लिंक 2 को फिक्स किया था तो हमें 2 मैकेनिज्म मिली थी। एक को हमने विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोला था और दूसरे को हमने बोला था रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म। एक को हमने विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोला और दूसरे को हमने रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म बोला। अब
रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म का एक और नाम होता है, इसको ग्नोम मैकेनिज्म बोलते हैं, जीनोम, ठीक, जीनोम इंजन। अब ये कैसे काम करता है, देखिए इसका बस आपको एक बेसिक जानना है, क्या कि इनिशियली इसको बनाया गया था एयरक्राफ्ट में यूज करने के लिए। जो पहले एयरप्लेन्स होते थे, आज तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो पहले रोटरी आईसी इंजन का यूज किया जाता था एयरक्राफ्ट में, एयरप्लेन्स में, लेकिन वो फेल हो गया, वो प्रोसेस फेल हो गया। क्यों हो गया, ध्यान से देखिए, यहां पे पिस्टन लगा रखे हैं हमने, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, ऐसे कई सारे हमने सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट बना रखे हैं। और ये है हमारा क्रैंक, ये है हमारा क्रैंक जिसको हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है, ये है हमारा क्रैंक जिसको हमने फिक्स कर रखा है। अब इस क्रैंक से क्या है, कई सारे कनेक्टिंग रॉड यहां पे जुड़े हैं, एक कनेक्टिंग रॉड यहां है, दूसरी कनेक्टिंग रॉड यहां है, तीसरे पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड, चौथे पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड, ऐसे कई सारी कनेक्टिंग रॉड यहां पे जुड़ी है। तो क्रैंक को हमने यहां पे फिक्स किया। अब क्या हुआ, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या भरी होती हैं, गैसेस या फ्लूइड, यहां पे क्या भरा होता है, गैसेस या फ्लूइड, यहां पे सिलेंडर और पिस्टन के बीच क्या भरा होगा, गैसेस या फ्लूइड, यहां पर भी क्या भरा होगा, गैसेस या फ्लूइड। समझ पा रहे हैं प्रोसेस को। अब देखिए, ये हमारा सिलेंडर, यहां पे हमने कई सारे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को एक साथ ले लिया है अपने सिस्टम में, और ये है हमारा पिस्टन, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ पिस्टन। तो गैसेस क्या करेंगी, गैसेस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगी, ठीक है, गैसेस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगी, तो फोर्स कैसे लगा रही होंगी, गैसेस पिस्टन पे फोर्स कैसे लगा रही हैं, कुछ इस तरीके से, यहां पर भी गैसेस पिस्टन पे फोर्स लगा रही होंगी इस तरीके से, गैसेस पिस्टन पे फोर्स लगा रही होंगी इस तरीके। तो पिस्टन पे फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड पे फोर्स लगेगा, ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड घूमेगा। यार देखो, यहां पे मैंने टर्निंग पेयर लगा रखा है, टर्निंग पेयर लगा रखा है, मतलब पिस्टन पे फोर्स लगा तो वो फोर्स कनेक्टिंग रॉड पे ही तो ट्रांसफर होगा, तो कनेक्टिंग रॉड पे फोर्स लगेगा। कनेक्टिंग रॉड इस पॉइंट के अबाउट घूम सकता है, क्योंकि हिंज पॉइंट है वहां पर, तो कनेक्टिंग रॉड घूमना चालू करेगा, कनेक्टिंग रॉड घूमना चालू करेगा। जितने भी कनेक्टिंग रॉड है सभी पर तो फोर्स लग रहा है, क्योंकि सभी पिस्टन से जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी गैसेस फोर्स लगाएंगी तो सभी पिस्टन रोटेट करना चालू करेंगे, ठीक। तो जब कनेक्टिंग रॉड घूमना चालू करेगा तो कनेक्टिंग रॉड से क्या जुड़ा हुआ है, पिस्टन, पिस्टन भी घूमना चालू करेगा, मतलब ये पिस्टन भी इधर आना चाहेगा, ये वाला पिस्टन भी इधर आना चाहेगा, क्योंकि जब कनेक्टिंग रॉड घूमना चालू करेगा तो कनेक्टिंग रॉड के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, पिस्टन, तो पिस्टन भी तो घूमना चालू करेगा, मतलब ये वाला पिस्टन इधर आना चाहेगा, ये वाला पिस्टन इधर आना चाहेगा, ये वाला पिस्टन इधर जाना चाहेगा, ये वाला पिस्टन इधर जाना चाहेगा, ये वाला पिस्टन इधर जाना चाहेगा, ये वाला पिस्टन इधर और ये वाला पिस्टन। पॉइंट क्लियर हो रहा है। और जब पिस्टन घूमना चालू करेगा तो पिस्टन किससे जुड़ा हुआ है, यार पिस्टन तो जुड़ा हुआ है सिलेंडर से, ये दिखाई दे रहा है, पिस्टन जुड़ा हुआ है किससे, पिस्टन तो जुड़ा हुआ है सिलेंडर से। देखिए यहां पर ये सिलेंडर है, यहां पर जिससे पिस्टन जुड़ा हुआ है, ऐसे यहां पर भी देखिए, ये हमारा सिलेंडर, यहां पर भी जुड़ा हुआ है पिस्टन किससे, सिलेंडर से, यहां पर भी पिस्टन जुड़ा हुआ है किससे, सिलेंडर से। तो जब पिस्टन घूमना चालू करेगा तो सिलेंडर भी तो रोटेट करना चालू करेगा, और जब सिलेंडर रोटेट करना चालू करेगा तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट करना चालू करेगा। जैसे आज आप देखते होंगे एयरप्लेन्स में हम प्रोपेलर यूज करते हैं, वो जब यूज करता है तभी तो हमारी चीज लिफ्ट होती है,
प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पहले आज प्रोपेलर हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। पहले क्या होता था, हम रोटरी आईसी इंजन का यूज करते थे घुमाने के लिए, क्योंकि जब कोई चीज घूमेगी तभी तो लिफ्ट प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उस चीज को उठाने के लिए। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कि ये घूम तो रहा था, लेकिन जब बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो जाती थी, एट द वेरी हाई स्पीड, जब बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो जाती थी, तो एट हाई स्पीड क्या होता था, इसमें बहुत ज्यादा अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो जाते थे। अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो रहे थे भाई। अभी हम आगे एक बैलेंसिंग चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें आप अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू पढ़ोगे 1 - c रेसिप्रोकेटिंग के लिए। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में चीज समझाना चाहूं तो आप समझ सकते हो कि m प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस जो फोर्स होगा हमारा, अनबैलेंस फोर्स, जो भी हमारा अनबैलेंस फोर्स होगा सिस्टम का, वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो भी सिस्टम का हमारा अनबैलेंस फोर्स होगा, जो भी सिस्टम का हमारा अनबैलेंस फोर्स होगा, वो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा अनबैलेंस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू mr ओमेगा स्क्वायर। आप देख रहे हो यहां पे ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। ओमेगा स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे, आप घूमने की स्पीड बढ़ाते जाओगे, वैसे ही वैसे हमारा अनबैलेंस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। अनबैलेंस का मतलब होता है कि सिस्टम को संभालना और मुश्किल होता जाएगा। तो पहले इतने सारे पिस्टन यूज किए जाते थे एक साथ, ये खुद इतने भारी होते हैं, और जब ये एक साथ रोटेट करना, घूमना भी चालू कर देंगे, तो हमारे सिस्टम को संभालना ये सबसे बड़ी बात हो गई थी। तो जब आप एयरक्राफ्ट को या प्लेन्स को बहुत हाई स्पीड पे घुमाते हो, तो हाई स्पीड पे घुमाने पे जो अनबैलेंस फोर्स था, जब स्पीड को हम बढ़ा रहे थे तो हमारा अनबैलेंस फोर्स भी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना सबसे बड़ी डिफिकल्टी हो गई थी। ठीक है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था इसको कंट्रोल करना, जिसकी वजह से इसको फिर बाद में हटा दिया गया। तो रोटरी आईसी इंजन आपको समझ में आया। बस आपको इतना ध्यान रखना है, गैसेस ने पिस्टन पे फोर्स लगाया, पिस्टन से क्या जुड़ा हुआ है, पिस्टन से जुड़ा हुआ है कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड भी घूमना चालू करेगा। कनेक्टिंग रॉड जब घूमेगा तो अपने साथ वो पिस्टन और सिलेंडर दोनों को घुमाएगा। और जब हमारा ये बाहर वाला जो सिलेंडर है, ये जो हमारा सिलेंडर है, और जब ये भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ये बाहर वाली चीज हमारी है सिलेंडर। ठीक, ये जो बाहर वाली चीज है ये हमारी सिलेंडर, ये बाहर वाली चीज क्या है, सिलेंडर। तो जब सिलेंडर भी रोटेट करना चालू करेगा तो हमारा पूरा सिस्टम रोटेट करना चालू करेगा, और सिस्टम के रोटेट करने की वजह से हमारे सिस्टम में अनबैलेंसिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको कंट्रोल करना हो जाता है डिफिकल्ट। तो ये था ओवरऑल हमारा रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म। तो हमने दो तरीके के इन्वर्जन पढ़े, वापस से मैं एक बार आपका रिवाइज करा दूं। ये दो इन्वर्जन कौन कौन से हैं? पहला इन्वर्जन हमने पढ़ा क्या? पहला इन्वर्जन कि जब हम फिक्स करें, किसको फिक्स करें? जब हमने फिक्स किया था सिलेंडर को, तो हमें मिला था रेसिप्रोकेटिंग इंजन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब अगर हम क्रैंक को फिक्स कर दें तो हमें दो तरीके की चीज मिलती है, क्या? रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म या विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। पॉइंट क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। लिंक 3 इज फिक्स्ड। देखिए, लिंक 3 फिक्स करूं अगर मैं तो क्या मिलेगा? लिंक 3 मतलब कह रहा है कि अब अगर हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दें, अगर हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करें तो हमें क्या मिलता है? कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने पर हमें क्या मिलता है? क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। देखिए, यही है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। इसको समझिएगा क्या है। ये है हमारी कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, जिसको यहां पर हमने फिक्स किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है।
ये हमने यहां पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है, ये हमने फिक्स किया है। अब ये एक स्लॉटेड लीवर, यहां पे स्लॉटेड लीवर बोलने का क्या मतलब हुआ, ये हमारा स्लॉटेड लीवर, ठीक है, ये देखिए ये वाली जो चीज है जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं, ये है हमारी स्लॉटेड लिवर। अच्छा, स्लॉटेड बोलने का क्या मतलब हुआ, स्लॉटेड बोलने का ये मतलब हुआ कि सर उसमें स्लॉट क्रिएटेड है, उसके अंदर कुछ खाली जगह है, पूरा का पूरा स्लॉट, ये सॉलिड नहीं है, स्लॉट क्रिएट किया गया है, मतलब कुछ कार्ड के अंदर जगह खाली कर दी गई है, तो जिसके अंदर हमारा स्लाइडर मूव करेगा, ठीक है, समझ में आया, ये हमारा स्लॉटेड बार, ठीक है, यही है हमारा स्लॉटेड बार। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के अबाउट मैंने क्या किया है, स्लॉटेड बार को हिंज कर दिया, पिन ज्वाइंट, मतलब यहां पर हमने पिन ज्वाइंट लगा रखा है, यहां पर हमने पिन ज्वाइंट लगा रखा है, मतलब इसके अबाउट हमारा स्लॉटेड बार इस तरीके से मूव करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, एक बार पीछे जाएगा आगे जाएगा, पीछे जाएगा आगे जाएगा, इस तरीके से। और मैंने किसको फिक्स किया है, ये है हमारी कनेक्टिंग रॉड, जिसको हमने फिक्स किया है, दिस इज माई कनेक्टिंग रॉड, देखिए जो ब्लू कलर से ये है, इसको हमने फिक्स किया हुआ है, दिस इज माई कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड से क्या जुड़ा होता है, कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है क्रैंक। अगर आपको बेसिक मैकेनिज्म पता हो तो यही था हमारी, ठीक है, यही था हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड। ये था हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये हमारा क्रैंक, ये हमारा स्लाइडर, और ये स्लाइडर किसमें होता है, सिलेंडर में, इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, ये स्लाइडर किसमें होता है, सिलेंडर में। हाँ देखिए, कनेक्टिंग रॉड से जस्ट क्या जुड़ा होता है, कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है एक तो स्लाइडर जुड़ा होता है और दूसरा एक क्रैंक जुड़ा होता है। ये बेसिक मैकेनिज्म आपको पता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से ही हम बाकी सारी चीजें बना रहे हैं। हम सारे के सारे इन्वर्जन्स यहां पे जो बना रहे हैं, हमारा बेसिक क्या है, बेसिक है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो ये है हमारा बेसिक और सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब आप यहां पे अगर देखो तो कनेक्टिंग रॉड से जस्ट जुड़ा होता है, ये कनेक्टिंग रॉड से जस्ट जुड़ा होता है क्या, एक तो सर स्लाइडर जुड़ा होता है और दूसरा एक क्रैंक जुड़ा होता है, ये देखिए ये हमारा क्रैंक, एक तो क्रैंक जुड़ा होता है और दूसरा स्लाइडर जुड़ा होता है। तो देखिए यहां पे ये अगर कनेक्टिंग रॉड है मेरी, जिसको हमने फिक्स कर रखा है, इसके साथ क्या जुड़ा होगा, उसके साथ जुड़ा होगा एक तो क्रैंक, ये है क्रैंक। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्रैंक है, सर एक सर्किल बना हुआ है, यहां पे तो एक सर्किल बना है ना, सर्किल बना है मतलब ये लिंक क्या कर रही होगी, पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रही होगी इस तरीके से, तभी तो ये क्रैंक कहलाएगी। ये पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रही है, तभी तो ये हमारी क्रैंक है। हाँ बिल्कुल क्रैंक है। अब क्या हो रहा है, इस स्लाइडर को मैंने क्या किया, इस स्लाइडर को मैंने एक स्लॉटेड बार के अंदर रख दिया, मतलब हमारा स्लाइडर जो है ये घूमेगा, किसमें घूमेगा, स्लॉटेड बार के अंदर। तो अगर ये स्लॉटेड बार के अंदर घूमेगा तो किस पर फोर्स लगाएगा, स्लॉटेड बार पे फोर्स लगाएगा, और स्लॉटेड बार पे फोर्स लगाएगा तो हमारा स्लॉटेड बार, आपको पता है जो लीवर या आर्म होता है वो कभी भी 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन नहीं करता, वो सिर्फ फ्लक्चुएट करता है इस तरीके से। ध्यान से देखिए, अब जब हमारा ये क्रैंक आगे की तरफ जाएगा, इस चीज को ध्यान से देखेगा, जब हमारा ये वाला क्रैंक, जो क्रैंक है बी सी से लेकर बी तक, यही तो हमारा क्रैंक है। ये क्रैंक जब आगे जा रहा होगा, देखिए ये क्रैंक जब यहां से आगे जा रहा है, देखिए ये वाला जो हमारा क्रैंक है, ये वाला क्रैंक जब आगे जा रहा है, ठीक,
तो हमारा ये स्लाइडर भी तो आगे जाने की कोशिश करेगा, और जब हमारा स्लाइडर आगे जाने की कोशिश करेगा तो वो किस पे फोर्स लगा रहा होगा? वो फोर्स लगा रहा होगा किस पर? इस स्लॉटेड बार पे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जब हमारा क्रैंक ये वाला आगे जा रहा होगा तो ये जो स्लाइडर है, ये वाला स्लाइडर इस स्लॉटेड बार पे भी तो आगे फोर्स लगा रहा होगा। तो हमारा ये स्लॉटेड बार कैसे जा रहा है? ये स्लॉटेड बार इस तरीके से जा रहा है, आगे जा रहा है, और जब इस वाली पोजीशन के बाद, ध्यान दीजिएगा, इस वाली पोजीशन के बाद जब हमारा ये वाला क्रैंक, जो हमारा क्रैंक CB है, बी वाला पॉइंट रोटेट करते 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 कहां पे पहुंच गया? एक सर्कल में रोटेट करते B2 पर पहुंच गया। ठीक है, B2 पर पहुंच गया। तो जब ये B2 पर पहुंचेगा उस वक्त स्लॉटेड लीवर सबसे आगे पहुंच चुका होगा। कहां पर? स्लॉटेड लीवर हमारा सबसे आगे पहुंच चुका होगा R2 वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे। देखिए, ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? जब हमारे स्लाइडर B की पोजीशन घूमते घूमते कहां पहुंच जाएगी? B2 पर पहुंच जाएगी, तो हमारा स्लॉटेड बार घूमते 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 कहां पहुंच चुका होगा? P2 पर। मतलब यहां पे मैं कैसे लिख रहा हूं? देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिए। जब हमारा ये स्लॉटेड बार घूमते घूमते आगे पहुंच जाएगा B पर, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जब हमारी पोजीशन B से चेंज हो जाएगी किस पर? B से चेंज हो जाएगी B2 पर। मतलब हमारे स्लाइडर की जो पोजीशन है, जब हमारा स्लाइडर B से B2 पर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो हमारा स्लॉटेड बार कहां से कहां पहुंच जाएगा? स्लॉटेड बार अभी आपको B वाली पोजीशन पे स्लॉटेड बार कहां दिखाई दे रहा है? P वाले पॉइंट पे। मतलब हमारा स्लॉटेड बार P से कहां पर पहुंच जाएगा? हमारा स्लॉटेड बार P से पहुंच जाएगा किस वाली पोजीशन पे? P2 पर। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? मतलब जब हमारा स्लाइडर B से B2 पर जाएगा, हमारा स्लॉटेड बार P से P2 पर जाएगा, और B2 के बाद जब क्रैंक हमारा वापस से घूमेगा, तो अब देखिए क्रैंक किधर आएगा? इस पोजीशन के बाद क्रैंक पीछे आ रहा है, तो हमारा स्लॉटेड बार भी अब किधर आएगा? पीछे की तरफ मूव करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब हमारा जब क्रैंक B2 से B1 की पोजीशन पर आएगा, हमारा क्रैंक जब B2 से किस पोजीशन पे आ जाएगा? B1 की पोजीशन पे आ जाएगा, उस वक्त हमारा स्लॉटेड बार, अब देखिए, अब हमारा स्लॉटेड बार कहां से कहां पर आ जाएगा? वापस रिटर्न स्ट्रोक लेगा और P2 से आ जाएगा P1 पे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? देखिए, आगे की तरफ हमारा कटिंग स्ट्रोक है, इसमें लिखा हुआ है आगे की तरफ हमारा कटिंग स्ट्रोक है, और पीछे की तरफ हमारा क्या है? रिटर्न स्ट्रोक। समझ में आ रही है बात? आगे जाएगा तो टूल कट करेगा। आप देखिए, इस वाले पॉइंट से हमने क्या कनेक्ट किया है? यहां पर एक रैम है जो किसी टेबल पे चल रहा होगा, और उसके आगे हमने लगा दिया एक टूल। मतलब जब हमारा स्लाइडर या क्रैंक बोल लीजिए, यहां पर ये क्रैंक जब रोटेट करेगा आगे की तरफ, तो क्रैंक आगे जा रहा है, स्लाइडर आगे जाएगा, वो स्लॉटेड बार पे फोर्स लगाएगा, तो स्लॉटेड बार भी आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? स्लॉटेड बार आगे की तरफ जाएगा, तो उससे हमने एक कनेक्ट कर दिया है रैम, जिससे अटैच है टूल, तो टूल भी आगे जा रहा होगा। और अगर आपने यहां पर कोई वर्क पीस रखा हुआ है, लेट्स से यहां पे कोई हमारे पास WP का मतलब है वर्क पीस, हमारे पास यहां पर कोई वर्क पीस है, तो टूल उसमें कटिंग ऑपरेशन करेगा। और जब B2 के बाद हमारा क्रैंक वापस पीछे की तरफ घूम के आने लगेगा, अब B2 के बाद क्रैंक जब वापस पीछे की तरफ घूमने लगेगा, तो हमारा स्लॉटेड बार वापस पीछे की तरफ आने लगेगा, और वो रिटर्न स्ट्रोक में आ रहा होगा। तो P2 से P1 क्या है? रिटर्न स्ट्रोक है। मतलब अगर मैं कटिंग स्ट्रोक की बात करूं, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? ध्यान से देखिए, कटिंग स्ट्रोक कब हो रहा है? जब वो P1 से P2 की तरफ जा रहा है, तभी तो आगे जा रहा है। टूल हमारा कटिंग कब कर रहा है? टूल हमारा कटिंग तभी कर रहा है जब वो आगे जा रहा है। और टूल आगे कब जा रहा है? जब हमारा स्लॉटेड बार P1 से P2 जा रहा है, तभी तो हमारा कटिंग स्ट्रोक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा
P1 से P2। पॉइंट क्लियर है? और रिटर्न स्ट्रोक कब होगा? रिटर्न स्ट्रोक कब होगा? रिटर्न स्ट्रोक तब होगा जब वो वापस आ रहा है, मतलब P2 से कब आ रहा है वापस? P1। P2 से कहां जा रहा है वापस? पॉइंट क्लियर है? तो P1 से P2 में कटिंग स्ट्रोक हो रहा है और P2 से P1 में रिटर्न स्ट्रोक। P1 से P2 में कटिंग स्ट्रोक और P2 से P1 में रिटर्न स्ट्रोक। पॉइंट क्लियर है इतना? मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इसमें हम। अब देखिए यही चीज उसने बना रखी है कि ये है हमारी कनेक्टिंग रॉड। ये थोड़ा इजी फिगर है जो आपको समझने में हेल्प करेगा। ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है। देखिए पहले मैं आपको बेसिक फिगर बना देता हूं। देखिए बेसिक फिगर देखिएगा। देखिए बेसिक फिगर हमारा क्या है? ये स्लाइडर है। स्लाइडर रेसिप्रोकेट कर रहा होगा, ठीक है। स्लाइडर रेसिप्रोकेट कर रहा होगा और क्रैंक क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। अब हमने क्या किया है? ये वाली कनेक्टिंग रॉड को हमने फिक्स कर दिया। ये हमारी कनेक्टिंग रॉड जिसको हमने फिक्स कर दिया। तो कनेक्टिंग रॉड से क्या जुड़ा हुआ है? यहां पे स्लाइडर। तो यहां से कनेक्टिंग रॉड से हमने एक लिंक ली और यहां पे स्लाइडर को अटैच कर दिया, और स्लाइडर को हमने एक स्लॉटेड बार के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कर रहा होगा? जब ये मूव कर रहा होगा तो स्लाइडर, ध्यान से देखिए, स्लाइडर इसमें ऊपर या नीचे भी मूव कर रहा है। स्लाइडर जब घूम रहा होगा तो ये इस स्लॉटेड बार में फिसल ही तो रहा है, यहां पे स्लाइड ही तो कर रहा है। मतलब इन दोनों के बीच क्या हो रही है? ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, यहां पे क्या हो रही है? यहां पे स्लाइडिंग भी तो हो रही है। यहां पर हो रही है स्लाइडिंग, मतलब स्लाइडर इसके ऊपर क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। पॉइंट क्लियर है? स्लाइडर इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइड कर रहा है और घूम भी रहा है साथ में, जिसकी वजह से हमारा स्लॉटेड बार आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो क्रैंक क्या करेगा? क्रैंक पूरा का पूरा यहां पे 360 डिग्री घूमेगा, क्योंकि हम क्रैंक बोलते ही उसी को है जो पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट करे। और टूल आगे जाएगा, पीछे आएगा, तो वो कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब देखिए ये है क्रैंक का मोशन। जो ये सर्किल बना हुआ है, ये सर्किल है क्रैंक, ठीक है। और यहां पर P1 से P2 में क्या हो रहा है? कटिंग, ठीक है। P1 से P2 में क्या हो रहा है? कटिंग स्ट्रोक। और P2 से P1 में वो वापस आ रहा है, मतलब इसको मैं बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं रिटर्न स्ट्रोक। क्लियर है? आगे जा रहा है कटिंग स्ट्रोक, पीछे आ रहा है रिटर्न स्ट्रोक। तो कटिंग कहां से कहां तक हो रही है? अगर मैं स्लॉटेड लीवर के सेंस में बात करूं तो ये बात हो गई, मतलब जब हमारा स्लॉटेड बार P1 से P2 जा रहा है, अभी ये है स्लॉटेड बार की पोजीशन। तो जब स्लॉटेड बार यहां से यहां चलेगा तो हमारा कहां तक जा रहा है? P2 तक। और यहीं पे मैंने रखा हुआ है, टूल लगा दिया इसके साथ, ठीक है। यहां से कनेक्ट करके एक टूल लगा दिया है यहां पर। तो टूल आगे जा रहा है, मतलब P1 से P2 में वो कटिंग करेगा, और वापस जब स्लॉटेड बार पीछे आ रहा है तभी तो रिटर्न स्ट्रोक होगा। वो अपनी पोजीशन पे वापस जाएगा, फीड देने के लिए, नया स्ट्रोक लेने के लिए तैयार होगा, ठीक है।
तो अगर मैं बात करता हूं स्लॉटेड बार के सेंस में, मतलब जब P1 से P2 जाएगा तो कटिंग होगी और P2 से P1 आएगा तो रिटर्न स्ट्रोक। अगर मैं थीटा के टर्म्स में बात करूं, अगर मैं एंगल के टर्म्स में, जैसे मैंने विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में बात की थी कि सर एंगल्स के फॉर्म में अगर मैं बात करूं कि कितना रोटेट करेगा तब कटिंग हो रही है और कितना रोटेट करेगा जब वो रिटर्न स्ट्रोक में आ रहा है, वापस आ रहा है। तो देखिए इस वाले एंगल को जब इस वाली पोजीशन से वो घूमना चालू करेगा, मतलब मेरा स्लाइडर यहां से घूमना चालू करेगा और कहां तक जा रहा है, जब वो आगे तक जा रहा है तो आगे घूमने में जब हमारा स्लाइडर क्रैंक यहां से यहां तक घूम चुका होगा, मतलब दिस एंगल इज बीटा, जिसमें क्या हो रहा है, कटिंग। और जब वापस क्रैंक रोटेट करके पीछे आ रहा है तब स्लॉटेड बार भी पीछे आ रहा है, तो यहां पे ये रिटर्न स्ट्रोक ले रहा है। तो पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। और अगर पूरा का पूरा एंगल अल्फा हो जाएगा तो दिस एंगल, ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, अल्फा का आधा। क्लियर है इतना? तो अगर ये अल्फा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर ये अल्फा हो जाएगा और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा बाई 2। भाई ये पूरा ट्रायंगल, अगर यहां पर ये ट्रायंगल है, दिस एंगल इज अल्फा बाई 2 एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से इन दोनों को घटा दीजिए, तो 180 में से अगर हम इन दोनों को घटा देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2। एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, इस चीज का यूज करेंगे हम किसमें, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अभी हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए स्ट्रोक लेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रोक लेंथ आपको यहां से समझ में आ रही है कि R1 या आप P1 बोल लो, यहां से यहां तक मेरा लाइन ऑफ स्ट्रोक है, मतलब जब हमारा टूल मूव करेगा, यहां से यहां पर मूव कर रहा है टूल हमारा, क्योंकि वहीं तो टूल जुड़ा है, तो उतने में कटिंग करेगा। तो हमारी जो स्ट्रोक लेंथ हो गई वो स्ट्रोक लेंथ कितनी हो गई, R1 R2। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसको डेरिवेशन करना नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इस पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि स्ट्रोक लेंथ जिसकी वैल्यू यहां पर क्या है, R1 R2, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं आपको थोड़ा इजी करके बता रहा हूं इसको याद करने का तरीका। R1 R2 इज इक्वल टू 2 LS LR डिवाइडेड बाई LC। बस आपको ये याद रखना है। R1 R2 क्या है हमारा, R1 R2 है स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक लेंथ का क्या हुआ कि हमारे टूल ने कितना स्ट्रोक लिया, हमारे टूल ने कटिंग ऑपरेशन में कितना स्ट्रोक लिया, मतलब कहां से चलना चालू किया और कहां तक मैक्सिमम आगे गया, वही होगा हमारे टूल का स्ट्रोक, तो उसी को हम बोलेंगे स्ट्रोक लेंथ। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये डेरिवेशन का आप में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है फॉर द प्रीलिम्स पर्पस, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, देखिए स्ट्रोक लेंथ यहां पे R1 R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्ट्रोक लेंथ का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि कटिंग टूल कहां से चलना चालू किया और मैक्सिमम कहां तक आगे गया, उसने उतना ही स्ट्रोक लिया। इसकी वैल्यू होगी 2LS LR डिवाइडेड बाई LC। यहां पर L का मतलब है लेंथ से, यहां पर LS का मतलब है लेंथ से। LS का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार। ये जो यहां पर S लिखा हुआ है, ये S यहां पर बता रहा है आपको स्लॉटेड बार की लेंथ। जो R है मतलब क्रैंक की लेंथ कितनी है, C आपको बता रहा है क्रैंक की लेंथ LR, क्योंकि क्रैंक क्या होता है, क्रैंक अधिकतर हम रेडियस से लेते हैं। ठीक है, क्रैंक हम क्या लेते हैं, रेडियस से लेते हैं, तो चाहे आप CR बोलो, CR आप लिख लो वो ज्यादा सही रहेगा, L ऑफ CR या L ऑफ R, तो 2 टाइम्स ऑफ LS इंटू LR डिवाइडेड बाई LC का मतलब क्या हो जाएगा, यहां वाला C आपको बता रहा है कनेक्टिंग रॉड, तो 2LS
2ls lr। lr क्या मतलब होता है? r मतलब आपको रेडियस बता रहा है, और रेडियस हम यहां पे किसकी ले रहे हैं? क्रैंक की ही तो रेडियस ले रहे हैं। तो r का यहां पे मतलब lr का मतलब है रेडियस से कि क्रैंक की लेंथ कितनी है। तो चाहे आप lr बोल दो या रेडियस बोल दो या क्रैंक लेंथ, तो ये क्या है यहां पर जो lcr या lr है, ये lr हमारा क्या है? lr है हमारा क्रैंक लेंथ, lr है हमारा क्रैंक लेंथ। और lc क्या है? lc है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या है? जिसको हमने फिक्स किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कनेक्टिंग रॉड क्या है? कनेक्टिंग रॉड है जिसको फिक्स किया है, ठीक है, जिसको हमने फिक्स किया है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड वही है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड क्या आ जाएगी? विच इज फिक्स्ड, जिसको हमने फिक्स किया हुआ है उसकी लेंथ। आगे देखते हैं। तो यही है कनेक्टिंग रॉड हमारी जिसको हमने फिक्स किया हुआ है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? फॉर्मूला हमने पढ़ा कि R1 R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 R2 क्या है हमारा? वापस से पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड की वैल्यू हो जाएगी 2ls lr। lr का मतलब है लेंथ ऑफ क्रैंक डिवाइडेड बाई L ऑफ C। L ऑफ C का मतलब कनेक्टिंग रॉड की लेंथ या जिसको हमने फिक्स किया है। सिंपल सी भाषा में, जिसको फिक्स किया है वही हमारा क्या है? जिसको हमने फिक्स किया है वही हमारा क्या है? LC। पॉइंट क्लियर है? तो देखिए, लिंक 3 को जब हम फिक्स करते हैं, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं, तो हमें क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म मिलती है। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में दिस इज द बेस्ट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बिकॉज इट हैज 3 डिफरेंट पैरामीटर टू चेंज द स्ट्रोक। यह बात समझ में आ रही है? देखिए, हमने एक विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी पढ़ा था और यहां पर हमने स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म भी पढ़ा। तो वहां पे आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि वहां पे हमारे हाथ में कंट्रोलिंग पैरामीटर सिर्फ एक होता है। तो वहां पे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जो हमारा विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म था, उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट था, क्योंकि जब आपके पास में ऑप्शंस कम हो, जब आपके पास में लिमिटेड ऑप्शंस हो, तो उस चीज को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और यहां पर हमारे पास कंट्रोलिंग पैरामीटर कितने हैं? हमारे पास 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। वी हैव 3 डिफरेंट कंट्रोलिंग पैरामीटर्स। तो जब हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो वो उन चीजों को करना आसान होता है। इसलिए अगर पूछा जाए स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म और विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में कौन सा बेस्ट है, तो हम बोलेंगे स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। क्या कारण है बेस्ट है? क्योंकि हमारे पास इसमें ज्यादा पैरामीटर है कंट्रोल करने के लिए। वो पैरामीटर कौन कौन से हैं? देखिए, हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा, R1 R2 इज इक्वल टू 2ls lr डिवाइडेड बाई L ऑफ C। ls क्या है? स्लॉटेड बार की लेंथ। lr क्या है? यह है क्रैंक लेंथ, ठीक है। ls क्या है? स्लॉटेड बार की लेंथ। और LC क्या है? कनेक्टिंग रॉड की लेंथ। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड मतलब जिसको हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो देयर आर 2 पॉइंट्स AC, ये सारी चीजें लिखी हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। थीटा प्लस बीटा, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। थीटा क्या है, बीटा क्या है, ठीक। थीटा डिवाइडेड बाई बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऑलवेज। इसी को हम बोलेंगे क्विक रिटर्न रेशियो। लेट्स सी हियर, थीटा बाई बीटा कह रहा है यहां पर, थीटा डिवाइडेड बाई बीटा, ये जो होगा हमारा, इसी को हम बोलेंगे QRR। और QRR की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। अब आपको देखना ये थीटा क्या है, बीटा क्या है। थीटा मतलब जितने में कटिंग हो रही है, ठीक है,
थीटा मतलब जितने में कटिंग हो रही है, और बीटा जितने में रिटर्न आ रहा है। तो थीटा डिवाइडेड बाई बीटा। अब आप बोलोगे सर ये थीटा, यहां पे बीटा को मैंने 360 माइनस थीटा कैसे लिख दिया, इस सब का क्या मतलब है? तो देखिए आपको पता है कि थीटा और बीटा मतलब जितने में कटिंग हो रही है, ठीक है, जितने में कटिंग हो रही है दैट इज थीटा, और जितने में वापस आ रहा है दैट इज बीटा। एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो थीटा प्लस बीटा डिवाइडेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड थीटा डिवाइडेड बाई बीटा कितना हो जाएगा? थीटा डिवाइडेड बाई बीटा की वैल्यू यहां से आप क्या निकाल सकते हो? बीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी 360 डिग्री माइनस ऑफ, और थीटा डिवाइडेड बाई बीटा को ही हम क्या बोलते हैं? क्यू आर आर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। क्यू आर आर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाते वक्त वो ज्यादा एंगल कवर कर रहा है, ठीक है, आगे जाते वक्त वो ज्यादा एंगल कवर कर रहा है, ठीक है। तो केस फर्स्ट और केस 2 बना रखा है इसने, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये चीजें यहां तक आप पढ़िएगा, बाकी आने वाले लेक्चर्स में इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस हम देख लेते हैं, 2 केसेस को, ठीक। इन 2 केसेस को देखते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। अब ये स्पेशल केसेस क्या है? इफ AC इज इक्वल टू 2BC देन बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड इफ QRR इज इक्वल टू 2 देन AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC। क्या मतलब है? कह रहा है AC और BC का क्या मतलब है? AC क्या है, BC क्या है? अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि ये AC और BC का मतलब क्या है। अगर आपको याद हो, थीटा क्या है हमारा? थीटा है कटिंग स्ट्रोक, ठीक है। थीटा हमारा क्या है? थीटा है कटिंग स्ट्रोक, एंड बीटा इज द रिटर्न स्ट्रोक। थीटा इज द कटिंग स्ट्रोक एंड बीटा इज द रिटर्न स्ट्रोक, ठीक। चलिए इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वहां पे हम देखेंगे AC, BC और सारी कंडीशंस को वापस से रिवाइज करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।